नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी के दिल्ली दौरे की। तो सीएम पुष्कर धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का यह दूसरा दिल्ली दौरा है। पिछले दौरे में सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं इस बार भी सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और विकास कार्य समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। दीपांकर, सीएम धामी का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। इससे पहले भी हमने देखा था कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी। ये जो दूसरा दौरा है किस मायने में अहम माना जा रहा है? बिल्कुल नीरू, इस दौरे में जो खबरें हैं कि मुख्यमंत्री एक तो रेलवे मिनिस्टर से मिल सकते हैं और दूसरे टेलीकॉम मिनिस्टर से मिल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ऋषिकेश खंड पर रेल लाइन का जो काम चल रहा है उसको तय वक्त पर पूरा करना है, 2025 तक उसके फर्स्ट फेज के टारगेट है, तो वहां पर किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया, रेल मंत्री को से इस मामले पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा टेलीकॉम को लेकर खासतौर पर जो दूर के इलाके, दूर दराज के इलाके उत्तराखंड के, वहां पर खासतौर पर सिग्नल्स की प्रॉब्लम तमाम बार आती है, वहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको लेकर बातचीत मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि दायित्वों को लेकर भी मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं और उसको मोहर लगाने की बात आज राष्ट्रीय संगठन से हो सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब सरकार यहां पर गई थी तब यहां पर दायित्वधारियों के पद समाप्त हो गए थे, दायित्वधारियों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब बीजेपी के लिए सामने इलेक्शन है 2022 का, और ऐसे में दायित्वधारियों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, बीजेपी नेताओं को कैसे एडजस्ट किया जाए ताकि 2022 के इलेक्शन से पहले मैसेज सही रहे। तो यह भी माना जा रहा है कि पुष्कर धामी दायित्वधारियों की लिस्ट को फाइनल करके भी दिल्ली से आ सकते हैं और जब देहरादून लौटेंगे तो दायित्वधारियों को उनका पदभार मिल सकता है। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। तो बहुत मायने में ये दूसरा दौरा सीएम धामी का काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली में नेता विपक्ष को लेकर जारी कवायद के बीच सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। वहीं ब्राह्मण चेहरा गणेश गोदियाल जो पूर्व विधायक है उन्हें प्रीतम सिंह की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और हरीश रावत को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। वहीं हरीश रावत को सीएम उम्मीदवार के लिए मनाने की कोशिश भी चल रही है। और पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले कुलाघाट पुल को बहे हफ्ता भर हो चुका है। बावजूद इसके बॉर्डर पर रहने वालों को राहत अब तक नहीं मिल पाई है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। यही नहीं, सेना अपने घोड़ों के घास को रस्सियों के सहारे ले जा रही है। बीआरओ भी कुलाघाट के पार अपने वाहनों के चलाने के लिए डीजल पोलों की मदद से पार लेकर जा रही है। बता दें कि पुल टूटने से 50 से अधिक गांव इस वक्त कैद की स्थिति में है। दिक्कत यहाँ पे है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज दोनों साइड गाड़ी फंसे हुए हैं, जनसंख्या पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और रेस्क्यू करने में इतनी तकलीफ हो रही है। आज अगर हमारे जो सिविल के लोगों को ही रेस्क्यू करना था तो शासन प्रशासन को यहाँ पे देखना पड़ेगा और उनकी जरूरत कहाँ पे है उनको सोचना पड़ेगा। और हरिद्वार से खबर लेते हैं, जहां पर 3 साल पहले 16 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए अटल बिहारी वाजपेयी गेस्ट हाउस के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को गेस्ट हाउस में रिसेप्शन काउंटर के पास सीलिंग का एक हिस्सा टूटकर अचानक जमीन पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि जिस वक्त सीलिंग गिरी उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इससे पहले गेस्ट हाउस के वीवीआईपी कमरों में बारिश का पानी भी टपक रहा था और इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और अब गेस्ट हाउस का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा है। और हल्द्वानी में जल संस्थान के कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारी 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने से परेशान है। साथ ही सरकार ने 2019 में कर्मचारियों को डीए देने की भी घोषणा की थी, जो आज तक उन्हें नहीं मिला। कर्मचारी इससे भी नाराज हैं। कर्मचारियों ने जल संस्थान को अल्टीमेटम दिया है कि समय से उन्हें सैलरी दी जाए, नहीं तो शहर के वाटर सप्लाई को वो ठप कर देंगे। और व्यासी जल विद्युत परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए। यमुना घाटी में व्यासी जल विद्युत परियोजना का काम ग्रामीणों के आंदोलन के चलते बंद हो गया है। इससे परियोजना का काम खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। ये परियोजना 120 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का है। परियोजना से 6 गांव प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना से 749 परिवार प्रभावित हैं। जमीन के बदले जमीन और नौकरी की मांग है। ग्रामीणों ने शुरू किया है आंदोलन। सरकार को हम यही बताना चाहते हैं
कि जो नीति आपने ट्रेन के लिए लागू की है वही नीति आप यहाँ के लिए लागू कीजिए। क्या है, वो तो होती ही है, ज़मीन के बदले ज़मीन मिलती है, नौकरी मिलती है, सब कुछ मिलता है, रोजगार वगैरह सब कुछ मिलता है। तो जब आप ये नहीं कर सकते हैं हमारे लिए, शासन प्रशासन अभी तक कोई जागा नहीं है, चेता नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि हमने जो अपनी ज़मीन दिया है, यहाँ पे हमारे खेत खलिहान जा रहे हैं, घर बाहर जा रहा है, तो वो हमने प्रदेश के हित में दिया था ये। और आज परियोजना जो है पूर्ण होने के कगार पे है, 1% काम रह गया है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। पूरे मामले पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बांध निर्माण का काम तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है और सभी समस्याओं का समाधान भी जल्द किया जाएगा। इसके बारे में एक बैठक में चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर और मेरी स्तर पर और एक बैठक मुख्यमंत्री जी के स्तर पर उस बारे में हो चुकी है और जो उसमें अभी लंबित संदर्भ हैं उन लंबित विषयों पर बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रभावितों की मांगों पर सरकार जल्द कोई निर्णायक फैसला लेगी जिससे इनका नुकसान न हो और बांध का निर्माण भी हो सके। मुकेश भट्ट, न्यूज़ 18, विकासनगर। और कोटद्वार में 3 बार की तबाही मचा चुके पनियाली गदेरे से अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा। गदेरे के दोनों ओर बेतहाशा अतिक्रमण फैला हुआ है जिससे गदेरा संकरा होता चला जा रहा है। ऐसे में बरसात होने पर गदेरे का पानी शहर में घुस आता है। आपदा को देखते हुए प्रशासन की ओर से गदेरे में 400 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए गए, लेकिन इन अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ नोटिस भेज खानापूर्ति की गई। क्योंकि जो नाले का जो मुख्य किनारे हैं वो तो सिंचाई विभाग से संबंधित हैं, लेकिन जो पीछे की भूमि है वो जो है वो एक तरह से अन्य विभागों से भी संबंधित है, चाहे उसमें नगर निगम हो, चाहे वो राजस्व विभाग की भूमि हो। तो इसको जो है कि एक संयुक्त तौर पे पूरा अतिक्रमण चिन्हित किया जाए। और पहाड़ में खोदी जा रही सड़कों पर ब्रेक लग सकता है। बिना डंपिंग जोन या फिर सड़क निर्माण के मानकों के विरुद्ध कट रही सड़कों पर सख्त संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार, सचिव, फॉरेस्ट सचिव, पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, बीआरओ, एनएच प्रदूषण बोर्ड समेत अन्य को भी नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। तो इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, बीआरओ और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, पीएमजीएसवाई सेक्शन, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट को, और साथ ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को भी नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ धाम में धरना प्रदर्शन किया, रैली निकाली। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बीते 32 दिनों से आंदोलन पर वो बैठे हैं। वहीं बीजेपी नेता के साथ पंडा समाज के लोगों ने धक्का मुक्की और बदसलूकी की, साथ ही देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है। कोविड के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा नहीं होगी, ये फैसला उत्तराखंड सरकार ले चुकी है। वहीं अब तैयारी दूसरे राज्यों के शुभ भक्तों को गंगा जल भेजने की है। 15 दिन में 3 करोड़ कांवड़ियों के उत्तराखंड आने की बात ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या किया जाए। पर इस साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी, ये फैसला हो चुका है। हालांकि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर तैयार है। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में चुनाव से पहले संदेश ठीक रहे तो अब दूसरे राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर काम चल रहा है। उसमें हम लोग अभी अधिकारी लेवल पर बात कर रहे हैं कि उसमें क्या रास्ता निकल सकता है कि लोगों को जो है उनको अगर कहीं पर इस प्रकार की आवश्यकता होगी तो उसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। अगर कोई भी राज्य, कोई भी ग्रुप, कोई भी लोग हमसे अनुरोध करते हैं ऑफिशियल ढंग से, तो आराम से हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनकी सहायता करेंगे कि आकर के हरिद्वार से गंगा जल भर के ले जाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु कांवड़ियों को जो है मतलब टैंकर भर करके ले जाएं। कुंभ में कोविड के हालात को देखकर कांवड़ यात्रा न करवाने का फैसला तीरथ रावत सरकार कर चुकी थी और पुष्कर धामी सरकार के लिए उस फैसले को बरकरार रखना मजबूरी भी था और जरूरी भी, क्योंकि सरकार नैनीताल हाईकोर्ट में इस बार कांवड़ यात्रा न करवाने का एफिडेविट जमा कर चुकी थी। कांवड़ का मसला सीधे सीधे हिंदू आस्था से जुड़ा है। हालांकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि हिंदू उदारवादी हैं। ऐसे में आस्था अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह। कि आस्था विश्वास अपनी जगह है, हम इस वर्ष अगले वर्ष कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तमाम तरह की हमारी हिंदू जो माइथोलॉजी बहुत लिबरल है,
बहुत इसमें विकल्प हैं लोगों के पास कि हम कैसे कर सकते हैं, तो तमाम तरह की चीजें हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी और यूपी में होगी, ये तय है। लेकिन कोविड के बीच चुनावी साल में उत्तराखंड से संदेश सही जाए, इसलिए दूसरे राज्यों में गंगा जल भेजने की बात चल रही है। हालांकि कोविड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चिंता ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की चिंता को जरूर कम कर दिया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और पुष्कर धामी की सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 9 प्रस्ताव पर मुहर लगी। वहीं कोविड के कारण एग्जाम देने से छूट गए उन कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है जो इस बीच उम्र सीमा पार कर चुके थे। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ऐसे कैंडिडेट को 30 जून 2022 तक एज लिमिट में 1 साल तक की छूट दे दी गई है। 3 मेडिकल कॉलेजेस श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून में फैकल्टी संचालन के लिए 501 पदों की मंजूरी के साथ ही भर्तियों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए 250, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए 129 पद होंगे। श्रीनगर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालन के लिए सुपर स्पेशलिस्ट के 44 पदों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों के साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन निर्माण में छूट देने का फैसला लिया गया। हालांकि परिवहन विभाग में कर्मचारियों की सैलरी के लिए एक मुश्त सहायता राशि देने का फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। और फ्री बिजली और 24,000 सरकारी नौकरी देने की घोषणा जिस तेजी के साथ हुई, उतनी तेजी से दोनों घोषणाओं पर होमवर्क दिखाई नहीं दे रहा। कैबिनेट में दोनों ही प्रपोजल नहीं आए तो सियासत और तेज हो गई। पुष्कर धामी सरकार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट के जरिए विभागों में खाली पड़े 24,000 पदों को भरने का संकल्प लेकर आई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि विभागवार रिक्तियों की भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। लेकिन होमवर्क पूरा न होने के कारण प्रवक्ता नहीं आ पाए। साथ ही में 100 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव भी नहीं आ पाया। हालांकि ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अगली कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। तैयारी कर रही है। वैसे तो हमने काफ़ी होमवर्क, क्योंकि मैं जैसे ही मेरे को ऊर्जा मंत्रालय मिला वैसे ही मैंने सारा होमवर्क कराया जो व्यावहारिक है। मैंने कहा भाई हम भी कर सकते थे, 300 की घोषणा कर देते या 400 का प्रस्ताव बना लेते, जो मतलब सही नहीं है या जो प्रदेश के संसाधनों के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या 6 महीने में 24,000 भर्तियां संभव हैं? 24,000 जो है भर्तियां करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके पास जो समय अवधि है वो मात्र 6 महीने की है। क्या 6 महीने में 24,000 लोगों की भर्तियां हो पाएंगी? कम से कम सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो काम आप 4.5 साल में नहीं कर पाए, अब आप जुमलेबाजी करके उसको 6 महीने पूरा करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल फ्री बिजली हो या फिर 24,000 नौकरी, एक और सियासत है तो दूसरी ओर सस्पेंस। पर्दा कब उठेगा किसी को नहीं पता। सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत हरेला पर गढ़वाल मंडल के जिलों में 1 लाख पेड़ लगाएंगे। इस प्रोग्राम का शुभारंभ सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून से किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि हर व्यक्ति को जुलाई और अगस्त में 10-10 पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि वो बरगद और पीपल के 1 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा मिल सके। वृक्षारोपण मेरा शौक रहा है और लगभग पिछले 28 वर्षों से मैं हर वर्ष वृक्षारोपण कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतने व्यापक स्तर पर कि हमने 1 लाख पौधों का लक्ष्य रखा है, तो पौधों का रोपण हम लोग करेंगे। उसमें विशेष रूप से बरगद और पीपल, क्योंकि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इनका एक विशेष महत्व है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे और ब्रेक के बाद देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी को बीजेपी यूथ विंग में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नेहा को यूथ विंग में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक नेहा यूथ विंग में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर थी, लेकिन अब एक बड़ा ओहदा मिला है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ओहदा है।
तो हम आपको बता दें कि गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी को बीजेपी यूथ विंग से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नेहा को यूथ विंग में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक नेहा यूथ विंग में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर काम कर रही थी। और न्यूज 18 ने फर्जी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद राज्य पुलिस हरकत में आई और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन एक बार फिर से राज्य की आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर फर्जी रिपोर्ट के सहारे राज्य में प्रवेश करने का मामला सामने आया, जो कि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पैदा कर सकता है। मामले में नोडल अधिकारी डॉक्टर AK अंसारी का कहना है कि हर दिन करीब 100 रिपोर्ट फर्जी मिलती है, जिनका दोबारा से एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है और दिल्ली NCR से इस तरह के लोग ज्यादा आ रहे हैं। वही मामले में DIG गढ़वाल नीरू गर्ग का कहना है कि फर्जी रिपोर्ट में जैसे ही स्वास्थ्य विभाग से कोई एप्लीकेशन मिलती है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी।